टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आइए आज बात करते हैं हम अगला टॉपिक पे उपनिवेशीकरण के कुछ उदाहरण है ना। आइए देखते हैं उपनिवेशीकरण के बारे में। पहले तो समझ लेते हैं कि उपनिवेशीकरण किसको कहते हैं, है ना। तो देखिए क्या है, उपनिवेशीकरण आपने समझा है तो जस्ट उसी का उल्टा कहा जाए। उपनिवेशीकरण का मतलब होता है जो देश पर, ध्यान रखना, जिस देश पर कोई शक्तिशाली देश अपना शासन स्थापित किया रहता है ना, तो उससे जो देश उपनिवेश है उससे क्या हो जाता है, स्वतंत्र जब हो जाता है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उपनिवेशीकरण। अर्थात साफ साफ कह दो, गुलाम देश स्वतंत्र हो गया, उपनिवेशीकरण। बात खत्म, ठीक है, एक लाइन में। चलिए आगे। तो उपनिवेशीकरण के कुछ उदाहरण हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो उपनिवेश बने हुए थे, फिर वो भी उपनिवेशीकरण हुए अर्थात आजाद हुए, है ना। आइए जानते हैं। जैसे पहले हम अपना देश, प्यारा देश भारत देश हिंदुस्तान के बारे में ही देखते हैं। आइए ये कब जो है उपनिवेशीकरण को प्राप्त करता है, आइए जानते हैं, है ना। देखिए 1935 के बाद भारत में, 1935 के बाद क्या, भारत में अंग्रेज शासन के विरुद्ध, किसके शासन के विरुद्ध, अंग्रेज सरकार यहाँ जो था उसके विरुद्ध, है ना, अंग्रेज शासन के विरुद्ध लगातार आंदोलन चल रहे थे, है ना। आंदोलन चल रहे थे कि हमारा भारत को स्वतंत्र किया जाए, है ना। ये उपनिवेश शासन यानी उपनिवेशी शासन व्यवस्था को खत्म किया जाए, ऐसा आंदोलन चल रहा था, है ना। हर तरह किसान, मजदूर, आदिवासी, युवा आदि उपनिवेशी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने लगे थे। इस बीच गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, है ना। जैसे जैसे यह साफ होते गया कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच आपसी तनाव भी उभरने लगे। डॉक्टर अंबेडकर जैसे दलित नेता यह चिंता करने लगे कि स्वतंत्र भारत में दलितों का क्या स्थान होगा। स्वतंत्र जब भारत आजाद हो जाएगा तो दलितों का क्या स्थान होगा। इसी तरह मुसलमान भी चिंता करने लगे कि अगर भारत आजाद हो गया तो क्या हमारा रहना यहीं होगा या किस तरह का भारत होगा। क्या भारत हिंदू राष्ट्र सिर्फ रहेगा या सभी को लेके चलेगा, है ना। सभी को चिंता जता रहा था, है ना। तो आइए देखते हैं आगे। तमिलनाडु जैसे राज्य के नेता भी यह सोचने लगे कि स्वतंत्र भारत में उनके लिए क्या जगह बनेगी, क्योंकि वो तमिल भाषी थे, है ना। कांग्रेस पार्टी यह कहती रही कि वह पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और वह निष्पक्षता के साथ सबके साथ न्याय कर सकेगी। माने कांग्रेस सरकार क्या कह रही थी कि स्वतंत्र भारत में निष्पक्ष रूप से, किसी के पक्ष में नहीं, किसी की भाषा के पक्ष में नहीं, किसी जाति के पक्ष में नहीं, किसी संस्कृति के पक्ष में नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हम शासन व्यवस्था करेंगे और सबको लेके चलेंगे, है ना। ये उनका कहना था, ठीक है। लेकिन इसको लेकर सभी आश्वस्त नहीं थे। मतलब सभी लोगों का यह विचार उत्पन्न जो हो रहा था इससे कोई संतुष्ट ही नहीं था कि क्या ये सच है, ऐसा ही होगा। लेकिन कहीं न कहीं लोगों के मन में ये तो खटक ही रहा था कि दलित समाज छुआछूत के गिरफ्त में फंसा हुआ था, है ना। लेकिन देखिए बहुत बड़ा हमारे कहा जाए संविधान के लीडर डॉक्टर अंबेडकर ने
ये व्यवस्था कर डाला कि संविधान में सीधी डायरेक्टली अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर डाला उन्होंने। बोला अगर कोई छुआछूत के मामले को लेकर के विवाद खड़ा करता है तो उसके विरुद्ध सीधा डायरेक्ट केस होगा, ध्यान रखना, है ना। थे तो देखिए क्या है, समाज का बदलाव इतना तीव्र तो नहीं होता है, जैसे अब मान लो लाइट ऑन कर देते हैं तुरंत अंधेरा में जो है प्रकाश आ जाता है, तो वैसा नहीं है। समाज का बदलाव धीरे धीरे होता है, समय लगता है। पहले छुआछूत की भावना बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब समाप्त सा लगता है, बहुत कम, कहीं कहीं ऐसे जो है आपको देखने को मिलेगा, अन्यथा अब नहीं के बराबर हो गया है ना। अंग्रेजों ने इन आशंकाओं का लाभ उठाया और यह जताने लगे कि कांग्रेस भारत के सभी तबकों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है, और उन्होंने अलग अलग धर्म और जाति के लोगों को आगे आकर अपना दावा रखने के लिए प्रेरित किया। भारतीय मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की। इसी समय जर्मनी स्तर पर जन आंदोलन तीव्र होते गए। कई राज्यों में किसान विद्रोह की राह पर थे। शहरों में मजदूर भी संगठित होकर हड़ताल आदि आंदोलन कर रहे थे। तो इस समय, जिस समय यहाँ आंदोलन चल रहा था, उस समय वहाँ पे जो है लड़ाई, द्वितीय विश्व युद्ध भी हो रहा था, है ना। सेना और नौसेना भी विद्रोह की कगार पर थे, और 1946 में तो अरब सागर पर तैनात सेना के जवान विद्रोह कर गए और उन्हें भारी जन समर्थन मिला। और उन्हें क्या मिला? भारी जनता का समर्थन मिला। स्थिति को देखते हुए लगा कि अगर स्वतंत्रता और टली तो देश में अराजकता का माहौल बन जाएगा, और अंग्रेज सरकार ने फैसला किया कि भारत का विभाजन किया जाएगा तथा पूर्व और पश्चिमी के मुसलमान बहुल इलाकों को अलग देश बनाया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने 500 से अधिक अधीनस्थ राजाओं को यह तय करने की स्वतंत्रता दी कि क्या वे भारत या पाकिस्तान के साथ विलय चाहते हैं या स्वतंत्र बने रहना चाहते हैं। इनमें से अधिकांश राजा भारत में विलय के लिए तैयार हो गए थे, मगर कुछ बड़े राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद आदि के शासकों ने स्वतंत्र बने रहने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी अंततः जन भावनाओं के सामने झुकना पड़ा और वे भारत के साथ विलय के लिए राजी हो गए। स्वतंत्र भारत का लोकतांत्रिक संविधान कैसे बना और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किस प्रकार संसद का चुनाव हुआ, यह कहानी आपने राजनीति शास्त्र के अध्याय में पढ़ी है या पढ़ी होगी, अन्यथा अभी तो पढ़ाया ही नहीं गया है, लेकिन हम पढ़ेंगे जरूर, ध्यान रखना, है ना। ये मिलेगा आपको वहाँ पे कि कैसे लोगों को सार्वभौमिक, मतलब पहले देखिए क्या था कि 18 वर्ष प्राप्त कर लेने पर सभी लोगों को चुनाव में भाग लेने का जो है अधिकार नहीं था, महिलाओं को अलग रखा गया था, ठीक है। उससे पहले अगर हम और ब्रिटेन की शासनकाल में बात करें तो जो पढ़ा लिखा है वही बस वोट डाल सकता था, है ना, ऐसा स्थिति था। बट भारत जब आज़ाद हुआ तो इस स्थिति को दूर किया, उन्होंने सार्वभौमिक सभी को मत देने का अधिकार दिया। लेकिन उस समय मत देने का अधिकार 21 वर्ष में था, 18 वर्ष में नहीं था। ये 61वां संविधान संशोधन जब हुआ, संविधान में एक बदलाव लाया गया। संविधान संशोधन का मतलब होता है कि संविधान में एक बदलाव लाया गया, परिवर्तन किया गया कि 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया जाए वोट डालने का अधिकार, है ना। तब जो है ये व्यवस्था लाया गया आपका 61वां संविधान संशोधन में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं। अन्य उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे 8-10 उदाहरण आपको भी देखने को मिलेंगे, लेकिन हम बात करते हैं आगे इसमें अब इंडोनेशिया में। आइए देखते हैं कि इंडोनेशिया में किसका शासन रहा और इस पर किन की सरकार
का वर्चस्व रहा, क्या ब्रिटेन ही इस पर भी अपना अधिकार जमाया था? देखिए, इंडोनेशिया में भी ब्रिटेन गया था, बट ब्रिटेन यहाँ पे शासन नहीं किया, यहाँ पे हॉलैंड वगैरह, नीदरलैंड वगैरह ये सब शासन कर रहे थे, है ना। तो आइए देखते हैं, द्वीपों का देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को क्या कहते हैं? द्वीपों का देश, यानी छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है और उसको मिलाकर के इंडोनेशिया कहा जाता है। मैं कुछ नाम आपको बता दूं, और अगर आपके पास एटलस होगा तो उस एटलस में जरूर आइडेंटिफाई करिएगा। जैसे आपने नाम सुना होगा सुमात्रा, है ना, जकार्ता, ठीक है, बुरनोई, मलेशिया, है ना, ये इस तरह से सिंगापुर, ये क्या है, सब इंडोनेशिया के ये जो है देश हैं, इंडोनेशिया का द्वीप समूहीय देश हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप वहाँ पे देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट उत्तर में जाइए और भारत के जस्ट दक्षिण पूर्व वाला इलाके में देखेंगे आप, तो ये पूरा का पूरा जो है आपको दिख जाएगा कि ये इंडोनेशिया समूह के कौन कौन से यहाँ पे द्वीप समूह देश हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे द्वीप समूह देश हैं और इसी को इंडोनेशिया कहा जाता है। अगर आपके पास एटलस है तो जरूर देखें, उसे आइडेंटिफाई करें, इमेजिंग करें, अपने अंदर रखें, है ना, कि कहाँ पास है इंडोनेशिया, ठीक है। और पढ़ा लिखा इंसान का ये तो दायित्व तो बनता ही है कि थोड़ा देखना चाहिए जगह कहाँ पे है ना। तो चलिए आगे। इंडोनेशिया भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा कि किस तरह यह देश हॉलैंड अर्थात नीदरलैंड का उपनिवेश बना था। बिल्कुल पढ़े हैं आप, बताया गया है आपको, है ना। यहाँ हम इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की कहानी पढ़ेंगे, न कि उसको उपनिवेश बनाने की कहानी पढ़ेंगे। किसका उपनिवेश था ये तो आप जान गए कि हॉलैंड का था, है ना, वर्तमान नीदरलैंड। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने हॉलैंड को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, है ना, किसको? हॉलैंड को। और इंडोनेशिया पर जर्मनी के सहयोगी जापान का कब्जा हो गया था। किसका कब्जा हो गया था? जापान का कब्जा हो गया था। जापान ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की बात तो की, मगर वास्तव में इंडोनेशिया को अपना उपनिवेश बनाना चाहा। जापान ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की बात तो कही, मगर वास्तव में इंडोनेशिया को अपना उपनिवेश बनाना चाहा। मतलब कहीं न कहीं जापान के भी मन में अपने स्वार्थता का चाहत बन गया था कि इसे हम क्या बनाएं, अपना उपनिवेश बनाएं। जापान की सेना ने बर्बरता से इंडोनेशिया के जंगलों को कटाने, खनिज संपदा पर कब्जा करने और व्यापारिक फसलों को जापान भेजने का काम प्रारंभ कर दिया और स्थानीय लोगों से जबरदस्ती काम करवाने लगा। लेकिन उन्होंने कुछ हॉलैंड विरोधी इंडोनेशियाई राष्ट्रवादियों को खुलकर राजनीतिक काम करने दिया। इनमें सुकार्णो कहाँ के थे? जापान। सुकार्णो सम्मिलित थे, जिन्होंने डच सरकार ने 10 साल से जेल में बंद रखा था, है ना। इनमें सुकार्णो भी शामिल थे, जिन्हें डच सरकार ने 10 साल से जेल में बंद रखा था। किसको? सुकार्णो को। किसने? डच सरकार, डच वाले लोग। जापानी सरकार ने डच भाषा की जगह स्थानीय भाषा के उपयोग को प्रोत्साहन दिया, लेकिन कई राष्ट्रवादियों ने जापान का विरोध भी किया और कहा कि जापान हॉलैंड से भी बुरा व्यवहार कर रहा है। कुल मिलाकर 1939 से 1945 के बीच इंडोनेशिया में राजनीतिक अस्थिरता चलता रहा। अस्थिरता के चलते राष्ट्रवादी गतिविधियां तेज हो गई थी, है ना। तो देखिए इस तरह से जापान का स्थिति आने के बाद यहाँ इंडोनेशिया को तबाह कर दिया। जैसे ही जापान का हारना तय हो गया, 17 अगस्त 1945 को सुकार्णो ने जापान की सहमति से इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि 17 अगस्त 1945 को, है ना, इंडोनेशिया को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाएगी, ठीक है। इस बीच ब्रिटेन की सेना ने इंडोनेशिया पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और इसी बीच ब्रिटेन की सेना ने
इंडोनेशिया पर क्या कर लिया, नियंत्रण स्थापित कर लिया और पुराने डच अधिकारियों को वापस लाने का प्रयास किया। इंडोनेशिया के लोगों ने ब्रिटेन का कड़ा विरोध किया और जगह जगह घोर युद्ध भी हुए। ब्रिटिश सेना के अधिकतर सैनिक भारतीय थे और वो सैनिक कहाँ के थे, भारतीय सैनिक थे, भारत के लाल थे, है ना, जो भारत और इंडोनेशिया दोनों की स्वतंत्रता के पक्ष में थे। किसके पक्ष में थे, इंडोनेशिया और भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थे। अतः ब्रिटेन हॉलैंड को सत्ता सौंप कर हटना चाहता था। हॉलैंड चाहता था कि इंडोनेशिया पर उसका शासन बना रहे और सेना का बल पर, यानी सेना के बल पर उसने इंडोनेशिया पर अधिकार करने का प्रयास किया। जब यह संभव नहीं लगा तो उसका प्रयास था कि इंडोनेशिया के कई स्वतंत्र हिस्से हो और उनमें से एक सुकर्णो शासित देश हो। अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में आकर सुकर्णो ने, अमेरिका और ब्रिटेन, ध्यान रखना, देखो अमेरिका नक्शे में देख लो, अमेरिका कहाँ पे है, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को देखो, है ना। तो उसके दबाव में आकर सुकर्णो ने यह व्यवस्था स्वीकार कर ली, लेकिन उसके विरुद्ध साम्यवादियों के नेतृत्व में एक विरोध हुआ जिसे बहुत खून खराबे के बाद कुचला गया। इस बीच डच सेना ने देश पर कब्जा करके सुकर्णो को बंदी बना लिया। पूरे विश्व में इसका विरोध हुआ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसके विरोध में प्रस्ताव पारित कर दिया, है ना, जो शांति समझौता का व्यवस्था बना हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। अंततः एक गोलमेज सम्मेलन किया गया, यानी गोलमेज सम्मेलन के मतलब जानते हो ना, ये गोला सा एक टेबल है, इस टेबल में ये ऐसे लोग बैठ करके, ऐसे ये चारों तरफ ऐसे बैठ करके, और क्या किया, सम्मेलन किया, इसमें निर्णय लिया। क्या निर्णय होगा, ये टेबल है ना, इस टेबल में ये सब बैठे हुए, ये सब छोटे छोटे ये लोग हैं जो यहाँ पे सम्मेलन कर रहे हैं ना। तो इस तरह से, जिसमें भावी इंडोनेशिया की शासन प्रणाली पर सहमति बनी। 27 दिसंबर 1949 को औपचारिक रूप से सत्ता का हस्तांतरण हुआ और इंडोनेशिया पर हॉलैंड का औपनिवेशिक शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया, अर्थात बी उपनिवेशीकरण हो गया, ठीक है। भारत ने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार समर्थन दिया और संयुक्त राष्ट्र के उसके पक्ष में आवाज उठाई। अपनी स्वतंत्रता के बाद इंडोनेशिया भी भारत के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सक्रिय सदस्य बना। 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में, इंडोनेशिया के कौन शहर में, बांडुंग शहर में एशिया और अफ्रीका के 29 नव स्वतंत्र देशों का महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ। यानी एशिया और अफ्रीका के 29 नव, यानी नया स्वतंत्र देशों का, माने नए नए जैसे जो देश स्वतंत्र हुए थे उनका एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ, है ना, जिसमें हर प्रकार के उपनिवेशवाद का विरोध किया गया। जितना भी उपनिवेश किए हुए थे सभी का विरोध किया गया और देशों के बीच मैत्री स्थापित करने के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांत स्थापित किए। मैत्री मतलब मित्रता, यानी दोस्ती स्थापित करने के लिए जो है सिद्धांत बनाया गया। आइए देखते हैं वो क्या है आगे। इंडोनेशिया में संसदीय लोकतंत्र, इंडोनेशिया में क्या आया, संसदीय लोकतंत्र स्थापित होना था। पहला आम चुनाव 1955 में हुआ। कहाँ, इंडोनेशिया में। हमारे यहाँ आम चुनाव कब हुआ, 1952 में, ध्यान रखना, कब, 1952 में, है ना, जिसमें कई क्षेत्रीय दलों को समर्थन मिला। लेकिन
ये दल मिलकर एक राष्ट्रीय सरकार नहीं चला पाए। इस दौर में इंडोनेशिया के साम्यवादी दल का तेजी से फैलाव हुआ और उसने सुकार्नो सरकार को अपना समर्थन दिया। साम्यवादियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह डच और ब्रिटिश कंपनियों को अपने हाथ में ले ले। उनके दबाव के कारण भूमि सुधार कानून भी पारित हुए, जिनके तहत गरीब किसानों को जमीन वितरित की गई। अमेरिका का मानना था कि यह साम्यवादी झुकाव अंततः सोवियत संघ के पक्ष में अर्थात रूस के पक्ष में जाएगा। उसने कई प्रांतों में इस्लामी कट्टरपंथियों को उकसाया हुआ था, है ना। कई प्रांतों में, इंडोनेशिया के कई प्रांतों में जो है ये इस्लाम के बारे में लेकर के बातों को जो है क्या किया था, इस्लामी कट्टरपंथियों को उकसाया था, उसे उत्प्रेरित किया था, है ना। जिसके कारण कई विद्रोह हुए। ऐसे में राष्ट्रपति सुकार्नो ने संसदीय व्यवस्था समाप्त करके साम्यवादी दल की मदद से राष्ट्रपति प्रणाली लागू की। धीरे धीरे कई विपक्षी राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित किया गया। इस बीच साम्यवादी दल की बढ़ती ताकत से यह लगने लगा कि देर सवेर वह सत्ता हथिया लेगी। इसे रोकने के लिए 1965 में सेना की एक भाग ने योजना बनाकर बड़े पैमाने पर साम्यवादियों का कत्ल कर डाला और देश भर में धार्मिक कट्टरवादियों ने साम्यवादियों को मारने का कार्य किया। कहा जाता है कि इस दौर में 5 लाख से अधिक लोग मारे गए। तेजी से बदलते घटनाक्रम में सुकार्नो को अपदस्थ किया गया और सेना के समर्थन से सुहार्तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने। इस सत्ता परिवर्तन को अमेरिका का भरपूर समर्थन प्राप्त था। ठीक है, सुहार्तो का शासन 1998 तक चलता रहा और उसके बाद इंडोनेशिया में लोकतंत्र स्थापित हो गया। पहले लोकतंत्र के स्थापित नहीं हुआ था। तो चलिए बस आज हम यहीं तक बात करते हैं और अगले दिन हम अगले देश के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों को जो है 8-10 देश के बारे में लगभग जानना ही होगा। अभी तो ये वियतनाम के बारे में जान रहे हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे ये आपका होगा अन्य अफ्रीका के बारे में, फिर लगभग ये अफ्रीका के बारे में जानने के बाद जो है अन्य देशों में होगा। तो चलिए आगे हम और अगले दिन बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।